Talha Rahman, and today the topic of my presentation is critical path method। तो critical path method की बात करें तो critical path method जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि टास्क के लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें प्रोजेक्ट के स्केड्यूल के मुताबिक जो है उन्हें फिनिश करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो हम क्रिटिकल पाथ मेथड के वर्क की बात करें कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आ जाता है वो है डिफाइन एंड सीक्वेंस टास्क्स। इसमें हमने प्रोजेक्ट के सारे टास्क को जो है वो मल्टीपल इंडिविजुअल टास्क के अंदर जो है डिवाइड कर लेना होता है, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को जो है हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इससे जो है हमारे टास्क जो है वो क्लियर हो जाते हैं और बड़ी आसानी से जो है उसका वर्क फ्लो जो है ना वो मेंटेन हो जाता है। सेकंड इसका स्टेप है एस्टिमेट टास्क टास्क ड्यूरेशन। इसके अंदर हम एक रियलिस्टिक टाइम पीरियड जो है वो हम एक डिटरमाइन कर लेते हैं हर टास्क को कंप्लीट करने का, जिनको हम फॉलो करते हुए अ, अपना अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। ये हमने एक रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम जो है हमने डिटरमाइन करना होता है। हमने कोई भी हवाई बात नहीं करनी होती कि इतने हमने उसको टाइम को कैलकुलेट करके टाइम के मुताबिक जितना भी उसका टाइम उसको रिक्वायर होगा हम उसको उतना ही टाइम जो है वो देंगे। हम उसको ना तो हम उसका कम टाइम में ज्यूम करेंगे और ना हम उसका जो है वो ज्यादा टाइम में ज्यूम करेंगे। थर्ड इसका स्टेप जो है वो है क्रिएटिंग अ नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम की अगर हम बात करें तो नेटवर्क डायग्राम हम टास्क की डिपेंडेंसी टास्क के रिलेशनशिप्स को जो है हम शो करने के लिए नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, जिसमें मल्टीपल टास्क के आपस में जो रिलेशनशिप्स बन होते हैं उनको हम जो है वो बताते हैं। और ये जो हम रिलेशनशिप्स बताते हैं, ये जो नेटवर्क डायग्राम बनती है ये गैंट चार्ट वगैरह और पर्ट चार्ट वगैरह के ऊपर बनती है। इसमें हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट के टास्क को कंबाइन करके एक ब्रॉडर हमारे प्रोजेक्ट का जो है ना वो एक वर्क फ्लो हमें जो है ना मिल जाता है। चौथे स्टेप की बात करें तो वो होता है कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ। तो इसके अंदर हमने जो है वो अपने नेटवर्क डायग्राम को जो है ना वो एनालाइज करना होता है और इसके आइडेंटिफाई करना होता है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क विद नो फ्लो। ये जो है इसका क्रिटिकल पाथ है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो हमने डैमेजेस को जो है वो मॉनिटर एंड मैनेज। इसमें हमने सारी की सारी प्रोग्रेस को जो है वो हमने मॉनिटर करना होता है और मैनेज करना होता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने इस चीज़ को जो है वो मैनेज करना होता है और हमने भी टाइम इसको आराम से जो है साथ साथ हमने इसको मॉनिटर भी करते होना होता है। तो सीपीएम के वर्किंग के बाद की बात करें तो इसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीपीएम। क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसमें जो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये है कि इट इम्प्रूव प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को जो है वो बढ़ा देता है। और सेकंड अगर इसकी बात करें तो सेकंड इसका है इनहांस रिस्क मैनेजमेंट। हमें रिस्क मैनेजमेंट का पता चल जाता है, हमारे जोन जोन से भी डिले आ रहे होते हैं हमारे, हम क्योंकि उसको साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हमारे टास्क की जो जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उन सब का हमें पता चल जाता है कि हमारे रिसोर्सेज में कोई इशू नहीं आ रहा, हमारे जो टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़े एक्यूरेटली परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी बेटर रिसोर्स एलोकेशन होती है। बेटर रिसोर्स एलोकेशन को मैं इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि हमने जो उनसे भी रिसोर्स जो है वो हमने एलोकेट किया, हमें उनका इफेक्टिवली पता होता है क्योंकि हमने उनको पहले से ही एक टाइम हमने एक फिक्स टाइम दिया होता है। तो उसके बीच में जो उनसे भी हम सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम उसको यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग टूल्स भी आ जाते हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है हम अपने टाइम को जो है ना वो बड़ा मिनिमम से मिनिमम जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि हमारी क्लियर और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होती है हमारी सारी की सारी टीम के साथ, हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े होते हैं। चैलेंजेस की बात करें क्रिटिकल पाथ मेथड के तो इसमें जो सबसे बड़ा हमारा एक जो चैलेंज है वो है इनिशियल सेटअप टाइम का। इसमें हमने टास्क की डिपेंडेंसीज को अपने टास्क को डिफाइन करना होता है और उनकी जो ड्यूरेशंस वगैरह होती हैं हमने उनको जो है वो सेटअप करना होता है। तो ये हमारा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर जो है ना वो लेकर आ रहा होता है। सेकंड इसकी बात करें तो मेंटेनिंग डाटा एक्यूरेसी। हमारा डाटा जो है नेटवर्क डायग्राम वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से ही हमारे टास्क जो है वो टास्क का ब्रेकडाउन अच्छा होगा अगर, और हमारा सारा का सारा आगे प्रोसेस जो है वो अच्छा जाएगा। कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग से मुराद ऐसा होता है कि से मुराद ये होता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट का अगर हो जाना तो हम उसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो ये एक इसका जो है वो जो है वो एक मेन जो है वो चैलेंज ये भी है।
टिप्स फॉर सक्सेसफुल क्रिटिकल पाथ मेथड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी बात करें तो इसमें हमने अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो इन्वॉल्व करना होता है। अगर हम अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके रखेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट आवर प्रोजेक्ट, तो हमारे ये जो है ये हमारे क्रिटिकल पाथ मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना ये सक्सेसफुल टिप है। सेकंड अगर इसकी बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मल्टीपल टूल्स भी आते हैं जिनमें कोई कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो हमें रैंडमली जो है अगर हम करने की बजाय, खुद से करने की बजाय, हम उन अगर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस को जो है वो हमारे लिए इमीजिएटली जो है ना वो कैलकुलेट करके हमें दे देता है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हमें अपनी टीम के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट और कोलैबोरेट जो है वो बाकायदगी से करना चाहिए, जो कि हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का जो है वो एक बड़ा जो है ना सक्सेसफुल पार्ट बनता है। और बी फ्लेक्सिबल। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोलिंग टाइम मैनेजमेंट की, तो कंट्रोलिंग टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्रोलिंग टाइम मैनेजमेंट इन अ प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, measuring and adjusting activities and schedules to ensure that the project stays on track and meet its deadline। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम मेजर कर रहे होते हैं और हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक ट्रैक पे रहे और अपनी डेडलाइन को जो है ना वो मीट कर सके। बाद अगर हम बात करें तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कंट्रोल की बात करें तो इसमें हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंस जो है ना वो आ जाती है, जिसमें मीटिंग डेडलाइंस है कि हमारी अगर डेडलाइंस जो है वो अच्छे से हमारे टाइमलाइन के मुताबिक मीट करेंगी तो हमारा जो है वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा, पेनल्टी से हम अवॉइड करेंगे और क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन जो है ना ये इंश्योर करता है। इसके बाद ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, जो से हमने रिसोर्सेज हमने बाय किए होते हैं, जो उनसे एलोकेट किए होते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको फिर बाय कर करके अगर हम उनको यूज़ ना करेंगे टाइम को मिनिमम करने की वजह से, तो उनको हमें एलोकेट करने का फ़ायदा नहीं है। सेकेंड है मिनिमाइजिंग कॉस्ट, जी जो है ये कॉस्ट को भी मिनिमाइज करता है, हमारे ओवरऑल बजट को जो है वो मिनिमाइज करता है। उसके बाद है बूस्टिंग टीम मोराल, हमारे टीम का मोराल जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रहता है। हमें अपने टीम को जो है वो मोटिवेट करके रखना होता है, उनके साथ एंगेज रहना होता है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंस है। सेकंड अगर हम स्ट्रेटजीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो इसमें पहला आ जाता है प्लानिंग एंड स्केजुअलिंग। प्लानिंग एंड स्केजुअलिंग में हम अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं मल्टीपल मैनेजेबल टास्क के अंदर, जिनकी क्लियर डेडलाइंस होती हैं। सेकंड इज फिर हम क्रिएट अ रियलिस्टिक स्केड्यूल, हम एक रियलिस्टिक स्केड्यूल उसका एक बना लेते हैं, जिसके बीच में हमने सारे के सारे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। हम टास्क की ड्यूरेशंस और हम टास्क की ड्यूरेशंस को एक्यूरेटली एस्टिमेट कर लेते हैं कि कौन सा टास्क कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा। एंड बिल्ड इन बफर टाइम, एंड अनएक्सपेक्टेड डिलेज जो होते हैं हम उनको जो है ना वो करते हैं कि उनका कोई भी डेडलाइंस के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट ना हो, हमारे अनएक्सपेक्टेड जो से भी इवेंट्स अकर होते हैं हमारी डेडलाइन के ऊपर उसका जो है वो कोई भी इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग में हमें रेगुलर रिव्यूज करते रहना चाहिए, प्रोग्रेस हमारी ट्रैक करते रहना चाहिए। हमें टाइम ट्रैकिंग टूल्स को जो है वो यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारी सारी के सारी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को ट्रैक करें। हमें कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हमें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए। कंडक्ट प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट की बात करें तो anticipate potential risk and development contingency plans to minimize their impact on the schedule। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं उनको उनका अकर जो है हमारे स्केड्यूल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अडाप्टिंग एंड एडजस्टिंग, इसमें हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अपने क्रिटिकल टास्क होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, डेलीगेट हमें करना चाहिए इफेक्टिवली। और हमें जो से भी डिसीजंस हमने लेने हैं नेक्स्ट वो हमें इन्फॉर्म लेने चाहिए, सारी की सारी टीम को उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आगे इफेक्ट होंगे या उस पर काम करेंगे। चौथा अगर हम इस बात करें स्ट्रेटजीज को तो वो उसके टूल्स एंड टेक्निक्स की है, जिसमें हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को जो है वो यूज़ करना चाहिए। अगेन वही बात के ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक जो है वो सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। हमें टाइम ट्रैकिंग टूल्स यूज़ करने चाहिए, हमें एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए जूम वगैरह मीटिंग्स के लिए, ताकि हमारा टाइम डिले ना हो। हमें मीटिंग मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो भी यूज़ करने चाहिए।